नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस लाइव क्लास में। मेरा नाम साधना और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म। तो साथियों, आज यहां पर जो प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं उसमें आपको ईवीएस के ऐसे 20 प्रश्न मिलेंगे जो सीटेट एग्जाम में हर बार ट्रेंड होते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जुड़ जाइए आप लोग और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे साथी यहाँ पर नए जुड़े हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास। तो प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब क्या हो अधिगम में नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती हैं। विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। विद्यार्थियों की प्रक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती हैं। तो यहाँ पर सीखना आपका इफेक्टिव लर्निंग तभी होगा जब क्या होगा, नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए, तब क्या इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है पॉजिटिव और आंसर क्या करेंगे आप पॉजिटिव। देखो यहाँ पर आप मिस्टेक करते हो, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में मिस्टेक ना हो कोशिश यही रहती है। तो विद्यार्थियों को द्वारा निष्क्रिय नकल, निष्क्रिय शब्द क्या है, ये गलत है ना। तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। जब बच्चे सक्रिय रूप से सम्मिलित होंगे तो वो लर्निंग क्या होगा, इफेक्टिव होगा। क्लियर। आज से आपका प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू है 2011 से लेकर 2024 तक के पेपर डेली करवाएंगे आपसे। एक एक प्रैक्टिस सेट डेली उठाएंगे और आप लोग अगर ये इतना सारा प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो तो आपको कोई सीटेट एग्ज़ाम में फेल नहीं कर सकता। फेल की क्या बात, आप लोग 120 प्लस पास करोगे। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। क्वेश्चन क्या है आपका, निगेटिव पूछा है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो डीजल कहाँ से प्राप्त होता है, डीजल आपका पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, पेट्रोल से। मोम कहाँ से प्राप्त होता है, ये भी वही पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ग्रीस आपका ये भी पेट्रोल से। लेकिन क्या कोयला आपका पेट्रोल से प्राप्त होता है, क्या ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है कोयला। तो आपने देखा होगा कोयला आपका कहाँ से प्राप्त होता है, तो लकड़ी से, है ना। कोयला आपका कहाँ से होता है, तो लकड़ी से। और यही आपका निगेटिव पूछा है तो निगेटिव आपका यही होगा, इसलिए आपका फोर्थ विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऐसा कौन सा त्यौहार है जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिवाली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन, ठीक है, गुरु नानक जन्म दिवस होना चाहिए यहाँ पर, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, या फिर होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, या फिर दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। तो ऐसा कौन सा त्यौहार है जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो दिवाली होती है वो आपकी कब मनाई जाती है, तो वो आपकी अमावस्या पे मनाई जाती है ना। दिवाली जो होती है आपकी वो अमावस्या को मनाई जाती है। तो दिवाली ऑप्शन आपका जो है वो कट जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, और पहला ऑप्शन एक कट जाएगा। अब आपको दूसरे और तीसरे में देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा तीसरा ऑप्शन कि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती जो होता है वो पूर्णिमा पे मनाया जाता है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, लाइक कर दीजिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 4 है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में से रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है कहाँ पाया जाता है। रेत के टीले कहाँ पाया जाता है, ऐसा कौन सा शहर है भाई जहाँ पर उस पहाड़, रेत के पहाड़ को रेत के टीले कहा जाता है। तो कहाँ है ये, तो आपका काबुल है भाई, अबू धाबी, बर्लिन और थिम्पू। तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर कि अबू धाबी को रेत के टीले कहा जाता है। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग सही हो, बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब
अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने का संभावित सही कारणों को चुनिए कि सही कारण क्या है। आपको कहीं अब कुआं दिखता है? 20-25 साल पहले आपने कुआं देखा होगा, लेकिन अब आपको कुआं दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता है। जब नहीं दिखता है तो उसके सूखने का रीज़न क्या है ना, कैसे वो सूखा? तो पहला ऑप्शन है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं रहा, इसलिए सूख गया। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है, हो सकता है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं और भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। आंसर को लॉक करिए कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। बताइए भाई, आंसर को लॉक करिए कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। सॉरी, 1 मिनट। आंसर लॉक करिए भाई कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है, अब वह नहीं है ना, बिल्कुल सही है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जो ज़मीन है वो सीमेंट से ढक गई है। ज़्यादातर जो आसपास की ज़मीन है वहाँ पर घर बन गए हैं, है ना, बिल्डिंग खड़ी हो गई हैं, तो बी ऑप्शन भी हो सकता है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटी, जो हर घर है, ये जो हर घर है ये आपका निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि अभी भी हर घर में टोटियाँ नहीं लगी। आप शहरों की बात करें तो हो सकता है हर घर में टोटियाँ हों, कहीं कहीं नहीं हो, लेकिन गांव में हर घर में टोटियाँ नहीं हैं, तो इसलिए आपका गलत है। अगर हर घर में टोटियाँ नहीं हैं इसका कोई ये कारण नहीं है। और भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, तो ये तो ठीक है। तो ए, बी और डी किसमें है भाई? ए, बी और डी, ए, बी और डी, यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए, बी और डी, जिसमें भी सी होगा वो ऑप्शन आपका गलत है। देखो यहाँ पर या आपको सी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, इसलिए ए, बी और डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं देख रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया। हो सकता है लेवल थोड़ा सा कठिन लगे आपको, लेकिन ये आपका जो है सीटेट का पेपर है, ये प्रैक्टिस सेट निकाले हैं, है ना। तो सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करना तो गलत है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? तो सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, या फिर इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, इसलिए नहीं रखा गया। इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है, सही क्या है? पर्यावरण अध्ययन के विषय में सही क्या है कि कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के लिए सच क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है क्या? बताइए, पर्यावरण में आपका गणित कहाँ है? होता है गणित? नहीं है ना। आप विज्ञान को तो ले सकते हो, पर्यावरण में आप विज्ञान को तो ले सकते हो, लेकिन गणित के नहीं ले सकते, तो इसलिए आपका दूसरा विकल्प कट जाता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका आसान पूछे कठिन पूछे गलत। आप लॉक क्या करेंगे कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 और 2 के लिए नहीं लागू की गई है कि बच्चे क्या देखें, उनको थोड़ा सा कक्षा से, विद्यालय बाहर जीवन से उनको जोड़ा जाए, इसलिए वो उनको प्रकृति का ज्ञान हो, तो इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? पर्यावरण अध्ययन में आप थीम ही पढ़ते हो,
वो चाहे जल थीम हो गया, वो चाहे आपका यात्रा थीम हो गया, क्यों पढ़ते हो? लॉक करिए आप लोग, लॉक करिए भाई कि पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए कम आपका गलत है, कम आपका गलत है। ज़्यादा पूछे तब भी गलत है, कम पूछे तब भी गलत है, आसान पूछे तब भी गलत है, कठिन पूछे तब भी गलत है। ठीक है। बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधी समझ विकास करने के लिए उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। देखो आसान हमने कहा, कठिन है, गलत है ना। बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए, वृद्धि गलत है यहाँ पर। तो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए जो है क्या शामिल किया गया, आपके थीम को रखा गया है आपके पर्यावरण अध्ययन में। ठीक, क्योंकि जो दैनिक जीवन में चीज़ें प्रयोग हो रही, वो चाहे जल हो गया, वो चाहे आपके पड़ोसी हो गए, आपके मित्र हो गए, यात्रा हो गया, चीज़ें कैसे बनाते हैं, भोजन हो गया, पानी हो गया, ये आप जो है इसका प्रयोग करते हैं तो आपके परिवेश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपके परिवेश से जुड़ी हैं, ये नहीं कि परिवेश में बोध के वृद्धि के लिए। तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? थीम में कर लीजिएगा, थीमों में से एक नहीं है। निगेटिव के साथ लॉक करिएगा, निगेटिव कि ऐसा कौन सा है थीम में से नहीं है। आपका भोजन थीम है, आपका आवास थीम है, बताइए। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम है, यात्रा आपका थीम है ना। परिवार आपका क्या है, थीम। पानी क्या है, थीम है। लेकिन ये जो काम और खेल है, एक काम और खेल ये क्या है, तो यहाँ पर उप थीम है। ठीक है, उप थीम है, और जो कि आपको यही नहीं चाहिए, निगेटिव चाहिए, तो इसलिए आपका फोर्थ विकल्प लॉक हो जाएगा, फोर्थ विकल्प लॉक हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव, लॉक करिए, निगेटिव लॉक करिए आप लोग, बहुत अच्छा। पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण की जो प्रकृति है वो एकीकृत है, इंटीग्रेट है ना। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देती है, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में पाठ के बजाय थीम को रखा गया है ना, तो परिवेश से चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देती हैं, तो परिभाषाएं हमेशा किस पे बल देती हैं? रटने पर बल देती हैं, और रटना शब्द ही तो गलत है, और यही तो हमें चाहिए, क्योंकि निगेटिव के साथ आपको निगेटिव को लॉक करना है, और आपका निगेटिव क्या है, यही है फोर्थ विकल्प आपका। ये सारे विकल्प आपके तीसरे आपके पॉजिटिव है ना, लेकिन आपका फोर्थ विकल्प निगेटिव है। प्रश्न नंबर 11 लॉक करिए आप लोग। लाइव क्लास का जो समय होता है वो 10 PM होता है। डेली लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास का टाइम होता है 10 बजे। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण पूछा तो जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लगे आपको, है ना, और जब कम महत्वपूर्ण पूछा जाए तो जो सबसे ज़्यादा लगे कि हाँ ये हो सकता है, और जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाए तो हो सकता नहीं, होगा ही। ठीक है, तो इसलिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा है तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल ये पॉजिटिव है आपका, बच्चों की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए भाई। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, बताइए बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना या फिर शिक्षकों के ज्ञान को बच्चों के ज्ञान से जोड़ना? आपका बी ऑप्शन क्या है, गलत है ना, क्योंकि शिक्षकों के ज्ञान को बच्चों के ज्ञान से जोड़ना है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, वही कि विद्यालय ज्ञान से बाहरी ज्ञान से जोड़ना। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, बच्चे जिस जगह से आते हैं उस ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करो, उनकी भाषा का सम्मान करो। आपका डी ऑप्शन भी सही है, तो क्या हो जाएगा ए, सी और डी। यहाँ पर देखिएगा क्या, तो ए, सी और डी आपका पहला विकल्प मिल गया। ठीक है, पहला विकल्प आपको मिल गया। अब जो सीटेट में प्रश्न बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं एकदम स्टेटमेंट
टाइप के प्रश्न भर रहे हैं आप, जो सीटेट में आपको ए बी सी डी ए, यहाँ सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं ऐसे प्रश्नों में कि कौन सा पहले रखें हम, ठीक है। और प्रश्न आपको ऐसे ही ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? पर्यावरण अध्ययन मतलब प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है ना। प्राथमिक स्तर की जब बात की जा रही है तो बच्चा क्या है भाई, छोटा है, 1 से 5 की बात की जा रही है। जब बच्चा छोटा है तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करेगा? जिसमें उसको रुचि मिले। और रुचि किस में मिलेगी? जब का शिक्षक व्याख्या करेगा तो रुचि मिलेगी, या फिर पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा तो रुचि मिलेगी, निर्देश देगा तब रुचि मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो रुचि मिलेगी बच्चों को वो किस्से कहानियों में मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जो जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है वो है किस्से और कहानियाँ। प्रश्न नंबर 13, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। जैसे शिक्षक क्या करते हैं, कोई टॉपिक पाठ्य पुस्तक में कोई पाठ पढ़ाए और पाठ पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए तो वो क्या कहलाता है? क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना हो सकता है, बच्चों को खोजने का अवसर देना, ठीक है, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ठीक है, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। विभेद शब्द कैसा है आपका? विभेद का मतलब अलग करना। अगर बच्चा कोई पाठ पढ़ाने के बाद उसमें से क्वेश्चन फुटअप करेगा तो बच्चे क्या करेंगे? वो खोजेंगे, फटाफट से खोजेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है ना। जब उसका आंसर खोजेंगे तो उनको जो है खोजने का अवसर मिलेगा। उसके बाद वो बोलेंगे, जब अपनी बातों को बोलेंगे, उस प्रश्न का उस प्रश्न का जब उत्तर देंगे तो उनको अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, बच्चे जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं उनको जो है कौशलों का आकलन करने का विकास होगा उसके अंदर। लेकिन जो विभेद शब्द है कि बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये गलत है। तो इसलिए आपका ए बी और सी किस में है? ए बी और सी, और फोर्थ विकल्प आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? रेटिंग स्केल है क्या? ये रेटिंग स्केल क्या होती है? ये होती है आपकी चेकलिस्ट। ये होती है आपकी चेकलिस्ट होती है रेटिंग स्केल। तो चेकलिस्ट आपकी क्या होती है? जांच सूची, ठीक है। जांच सूची होती है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जांच सूची का उपयोग किया जाता है, क्लियर, चेकलिस्ट का। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऐसा कौन सा है जो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? कि बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना हो सकता है, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो परिभाषाएं हमेशा रटने पर बल देती हैं और यहाँ पर पूछा गया निगेटिव के साथ निगेटिव, आपका फोर्थ ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में आपका परिवेश जो है ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट्स है। परिवेश मतलब बच्चों को परिवेशीय के साथ जोड़ना है आपका पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चा जो कुछ सीखता है पर्यावरण अध्ययन में वो परिवेश के माध्यम से सीखता है। इसलिए जो है कक्षा फर्स्ट और सेकेंड में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं लागू की गई कि बच्चा परिवेश के द्वारा सीखे। आप ऐसा माहौल क्रिएट करिए जिससे बच्चा सीखे। प्रश्न नंबर 16, किसी पर्वतीय क्षेत्र में, भाई इस स्थान का नाम बताइए, फटाफट से आप लोग बताइए। किसी, जब आप लोग बताते हो फटाफट से आंसर करते हो तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और बताने में, है ना। तो फटाफट से आप लोग आंसर किए। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, लकड़ी, मिट्टी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र किस प्रदेश का भाग है? बताइए। सभी के माइंड में आ गया होगा कि एक ही आंसर, क्या कि ये बात की जा रही है किसकी? लेह लद्दाख की बात की जा रही है ना। लेह लद्दाख की बात की जा रही है कि लेह लद्दाख के लोग अपने
निचली मंजिल का उपयोग जानवर और भंडारण के लिए करते हैं और खुद किस पर रहते हैं, खुद आप जो है रहते हैं ऊपर की मंजिल पे, है ना। और ये 2 मंजिला घर होता है। बताइए इस ऑप्शन लेह लद्दाख है, ये नहीं है, लेह लद्दाख इस ऑप्शन में है नहीं, तो आप क्या लॉक करेंगे बताइए। तो लॉक करेंगे आप लोग जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, इसलिए आपको 4th ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17, जो झूम खेती से प्रश्न बनता है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप का जो प्रश्न बनता है इसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को लॉक करना है कि यह फसल प्राप्त कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे छोड़ देते हैं। हो सकता है इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़कर जला देते हैं। ठीक है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन किस में है, यहाँ पर इसमें नहीं है और इसमें है, और ए और डी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। इस फसल को कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं। अब आप लोग कह रहे होगे यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही होगा। इस जंगल जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है इसे उखाड़ कर जला देते हैं। तो क्या बताइए, जंगल को उखाड़ कर जला देते हैं या फिर जो खेत होता है उस खेत में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जला देते हैं। जंगल का मतलब तो आपका पूरा जंगल आ जाता है ना। तो इसलिए आपका ये बी ऑप्शन गलत है। जो बांस होता है, बांस जल्दी जो है खाद के रूप में काम नहीं करता, क्योंकि बांस एक खरपतवार नहीं, बांस आपका एक प्रकार से घास है। तो खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। तो आपका क्या हो गया, ए सी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जंगल की बात की गई है, जंगल को तो नहीं जलाना भाई। तो इसलिए आपका ए और डी सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और डी। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ मिस्टेक ठीक है, यहाँ ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं होना चाहिए, एग्जाम हॉल में। प्रश्न नंबर 18, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में किस क्षेत्र का जो भोजन है। तो आप सभी को पता है केरला की बात की जाती है ना, आप सभी को पता है, इसका आंसर फटाफट से हो जाएगा केरल। अब प्रश्न नंबर 19 है, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। इसमें से सही कारणों का चुनना है कि केचुए क्या करते हैं। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, हो सकता है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। बताइए, लॉक करिए आप लोग। अच्छा बताइए, केचुए खरपतवार खाते हैं, ठीक है, खरपतवार खाते हैं, लेकिन किस लिए खाते हैं, जिससे मुख्य फसल की रक्षा हो। केचुओं को क्या पता है कि कौन सी सामान्य फसल है और कौन सी मुख्य फसल है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन कट गया। केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, ज़मीन नरम हो जाती है। ये तो ठीक है, आपका सी ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन आपका कट गया। तो बी ऑप्शन किस में है, आपका ए, बी और सी। ए है, इसमें ए भी कट गया, इसमें बी है, ए भी कट गया, और इसमें आपको देखना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो लॉक करेंगे वो लॉक करेंगे ए और सी डी और ए। ठीक है, सी डी और ए, और आपको कहीं कहीं यहाँ पर आंसर मिलेगा ए और सी भी आंसर मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पर केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से पानी मिल जाती है, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव में जा रहा है कि आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर सी डी और ए लॉक होगा। ठीक है, आपका तीसरा विकल्प लॉक होगा जो NCF आंसर दिया है NCERT के द्वारा। प्रश्न नंबर 20 है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग कौन सा है। बताइए, जो रात में रात्रिचर प्राणी होते हैं वो जिस चीज़ को देखते हैं
किस रंग में देखते हैं बताइए? काला और सफ़ेद में। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, काला और सफ़ेद में। जैसे आपका उल्लू हो गया तो उसको हर चीज़, अगर रात में जागता है तो उसको हर चीज़ काला और सफ़ेद में दिखाई देगी। तो ये थे दोस्तों आज के 20 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट में लिखना कि वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेज।